हमारे ठाकुरगंज के जितने अवाम है, जो जनता है, मेरे लिए वही पार्टी है। अगर उनको लगेगा तो निर्दलीय इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लेंगे, देखा जाएगा। फैजान अहमद शादी कब कर रहे हैं, या फैजान अहमद की कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। मेरे जैसे लड़का को किशनगंज का एक सबसे कम उम्र का जिला परिषद चुन करके जिला परिषद में भेज दिया। किशनगंज को बर्बाद करने की नीतियां अपनाई जा रही पटना में बैठ करके। किशनगंज भू माफिया, स्वास्थ्य माफिया, शिक्षा माफिया के नाम से जाना जाएगा ये किशनगंज। तो क्या ऐसा आंदोलन हम फैजान की तरफ से देख सकते हैं? भाई ये जाइए आप अर्श में कर लीजिए, या बोर्जेस में कर लीजिए, या राधिका में जाके कर लीजिए, या सोनू में कर लीजिए। गरीब लोग इसमें फंसे हुए हैं। किशनगंज का जो सिविल सर्जन, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन पर आरोप लगा रहा हूँ कि सेटल हुए लोग हैं, जितने सारे प्रशासन के लोग हैं ये सेटल हुए लोग हैं। हमारे किशनगंज में अभी अवैध नर्सिंग होम की अगर हम बात करें तो आए दिन कहीं ना कहीं खुल रहा है, या फिर ऐसे बहुत सारे मरीज या पेशेंट हैं जो मर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में गरीबों को और गरीब बना दिया जाएगा। बाकी अवैध है ना, बाकी को क्यों नहीं बंद करते आप? दोस्तों, आप तमाम लोगों का सीमांचल दर्पण न्यूज चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मेरे साथ मौजूद है ठाकुरगंज के जिला पार्षद मोहम्मद फैजान अहमद। तो आज जिस तरीके से जमीन से उठकर आज एक ऊंचाई बुलंदी पर पहुंच चुके हैं, तो इनकी क्या जर्नी रहा है और किस तरह से आज इस मकाम पर पहुंचे हैं, और भी हमारे किशनगंज के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं आज फैजान अहमद से बात करने वाला हूं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारा सीमांचल दर्पण न्यूज चैनल पर। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हम जैसे लोगों को आपने अपने सीमांचल दर्पण में बोलने का, कुछ बातें रखने का मौका दिया। इसके लिए आप लोगों का आभार प्रकट करते हैं। फैजान जी, आप मुझे बताइए कि आपका जो जर्नी है, यानी कि एक जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात होता है, और आप अपना जर्नी अब तक जो है शेयर नहीं किए लोगों के साथ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो आज राजनीति के क्षेत्र पर आना चाहते हैं और यहाँ पर अपना करियर के रूप में इसे देखते भी हैं। तो इसमें आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, आपने जैसे कहा है कि कोई भी एक जमीनी स्तर से जो भी चुनाव लड़ता है या कोई भी काम करता है, उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो काफी संघर्ष से भरा हुआ होता है। और आप देखे होंगे हमारा बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने बताया भी था कि संघर्ष ही जीवन है। अगर आप ये मानते हैं कि आप बिना संघर्ष करके कामयाबी तक पहुंच जाएंगे, ये मुझे नहीं लगता है। और कामयाबी जो है, कामयाबी जिसको आप मंजिल समझते हैं, वो भी पैर के नीचे है। तो आपको कोशिश करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। और हमारी जो जर्नी रही है वो ये है कि भाई मैं एक नौजवान लड़का, और आप जैसे समझते हैं खास करके किशनगंज के पॉलिटिकल, और आप पॉलिटिकल में आप अगर रुचि रखते हैं तो किशनगंज के पॉलिटिक्स को अगर आप जब समझेंगे तो यहाँ पर कभी हमसे, मेरे से पहले कोई ऐसा चेहरा यूथ में ऐसा नहीं आया था कि जिनकी वजह से लोगों को लग रहा होगा कि भाई नहीं, यूथ को वोट दे देने से हमें फायदा होगा। वो हम पहले ही शख्स थे, तो एक बॉन्डिंग को तोड़ने में हमें थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस हुआ। उसके बाद आपने देखा किशनगंज में इम्तियाज नसर नाम से एक लड़का चुनाव लड़ रहा था, और वो यूथ बोल करके उनको लोगों ने मौका देना चाहा। अब फिर किसी कारणवश उनको मौका नहीं मिल पाया। वो एक, हम लोग भी उनके लिए बहुत दुख है। लेकिन जब नए नौजवानों को आगे आना होता है किसी भी चीज में, तो जो बॉन्डिंग होता है कि पहले से एक इलाके में चल रहा होता है कि नहीं, बुजुर्ग ही आएंगे, जो जवान होंगे वही लोग आएंगे, जो पैसे वाले छवि वाले लोग हैं वही लोग आएंगे। तो इसके वजह से उस बॉन्डिंग को तोड़ना मेरे लिए चैलेंज था। लेकिन अल्लाह का करम ये रहा कि वहां के लोगों ने इस बॉन्डिंग को बहुत आसानी से तोड़ दिया, और मेरे जैसे लड़का को किशनगंज का एक सबसे कम उम्र का जिला परिषद चुन करके जिला परिषद में भेज दिया। चलिए, आपने अपने जर्नी के बारे में बताया। ऐसे किशनगंज में बहुत सारे युवा हैं जो चाहते हैं आपके तरह बनना, तो आपको एक प्रकार का इंस्पिरेशन मानते हैं, तो उन्हें आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, जो पॉलिटिक्स से रुचि रखते हैं वही लोग अपना आइडियल समझ सकते होंगे कि नहीं, ठीक है फैजान भाई लड़ा चुनाव तो जीत गए, तो हम लोगों को भी लड़ना चाहिए जो पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं। बाकी लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि सब लोगों को पॉलिटिक्स में रुचि नहीं है। सब लोग अलग अलग चीजें हैं। आपके पास एजुकेशन में अलग अलग फील्ड है, बिजनेस में फील्ड है। आप अलग अलग फील्ड में अपना जिनको जिसमें रुचि है उसमें आप ये कीजिए। लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज है जिसमें आपको निरंतर लगे हुए रहना पड़ेगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि नहीं मैं सिर्फ मीडिया में बने रहूंगा और जमीनी स्तर से आप बिल्कुल गायब हैं, तो आप उठा के 5 साल के अंदर फेंक दिए जाओगे। चाहे फैजान ही क्यों ना हो, अगर लोगों को समझ में नहीं आएगा 5 साल बाद उठा के फेंक देगा। मेरा ये मकसद है कि मैं जो आया था, चुनाव लड़ा था, और चुनाव लड़ने का आज लगभग 1.5 साल हो गया। अल्लाह का करम ये रहा कि लोगों ने हमको जिला परिषद बनाया। मेरी आज भी यही मकसद है कि भाई हम जिस चीज को बोलते हुए आए थे कि नहीं, एजुकेशन पे काम करना है, हेल्थ पे काम करना है, मुझे लगता है मैं भी अभी कोशिश ही कर रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा उसके करीब में नहीं जाके पहुंच पाया हूं। बहुत लोगों का ये सवाल भी होगा कि फैजान भाई बोले थे, कोशिश कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि अगले चंद सालों में आपको किशनगंज में मैं जो काम के लिए सोचा हूँ कि नहीं भाई, एजुकेशन में एक क्रांति आनी चाहिए, और खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने किशनगंज में एक क्रांति आनी चाहिए, तो उसके लिए आना पड़ेगा। और अगर
बाय द वे मेरे जैसा लड़का आकर के चुनाव जीत करके ऐसे मुद्दे को गायब कर दिया हमने, तो फिर आने वाले वक्त में कोई नौजवानों पर भरोसा नहीं करेगा। आज अगर देखिए हमारा जो किशनगंज के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसका नाम रमजान पुल है, तो इसको देखें तो इसमें आए दिन जो शहर की तमाम जो कचरे हैं, जो गंदगी है, वो उसी पुल पर ले आकर लोग डालते हैं। या फिर जो सदर हॉस्पिटल है, तो वहां से भी जितने सारे कचरे उस हॉस्पिटल से निकलते हैं वो भी रमजान पुल के अंदर ही डाला जाता है। तो कहने का इससे हमारे किशनगंज वासियों को बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो, या कई ऐसे बीमारियां जो हमारे किशनगंज में पहले नहीं था लेकिन अब मौजूद है, कारण रमजान पुल गंदा। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि आखिर प्रशासन, यहाँ का नेता इस पर ध्यान क्यों नहीं देता है? हम तो हुए भाई ठाकुरगंज के लीडर, और किशनगंज के जो लोग लीडर हैं, जो चाहे अपोजिशन में हो या पोजीशन में हो, उन लोगों को इस पे बात करनी चाहिए। जैसे हमारे वहाँ का खरखड़ी बेरबेरी का मुद्दा है, हम बात करते हैं उस पे। रमजान नदी का मुद्दा है, जिला स्तरीय मुद्दा है, और यहाँ का ओरिजिनल यहाँ का मुद्दा है। तो यहाँ के जो स्थानीय अभी नगर चेयरमैन है, उसको उनमें रुचि रखनी चाहिए। जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, उन लोगों को इस पे बात करनी चाहिए। जो प्रशासन है, उन लोगों को उसमें एक्टिवनेस दिखाना चाहिए कि जिला आपका किशनगंज, जिसको आप एक अच्छा शहर समझते हैं कि भाई पर्यावरण के हिसाब से बहुत अच्छा शहर है, उसमें उन लोगों को रुचि रखनी चाहिए। ये मेरे लायक ये सवाल मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें मुझे कोई कमेंट करना चाहिए। जी देखिए फैजान जी, मेरा ये मानना है कि आप चाहे ठाकुरगंज से जरूर बिलोंग करते हैं, लेकिन पहले आप किशनगंज वासी हैं, ठीक है। किशनगंज वासी होने का पहला आपका कर्तव्य होता है कि अगर हमारे किशनगंज का कोई ऐसा मुद्दा जो लग रहा है कि हाँ इसका निजात होना चाहिए, या हमें अगर मैं इस मुद्दा के बारे में आवाज उठाता हूँ, ये मेरे आवाज उठाने से अगर ये मुद्दा हल हो जाती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल, देखिए मैं तो कहा आपको कि ये प्रशासनिक स्वीकृति का मुद्दा है, ये स्थानीय नगर चेयरमैन का मुद्दा है, ये उनको कराना चाहिए भाई। उसमें तो है, ये साफ सफाई का मुद्दा है, उजागर के अपने इसको ये करके काहे नहीं करवा देते हैं, वो उसके पास है, ये आप उनसे भी पूछ सकते हैं। देखिए जो चीजें बड़ी चीजें हैं, मेरा ये मानना है कि कोई भी समाज की तरक्की का अंदाजा आप तब लगा सकते हैं कि उस समाज में आंदोलन कितना हुआ। और अब किशनगंज जिला में देख लीजिए, एक आंदोलन को छोड़कर, वो भी सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आंदोलन को छोड़कर, उसको कोई एक ऐसा आंदोलन जो बता दिए जो निरंतर चलता हुआ आ रहा है। उसको देखते हुए हम लोगों ने महानंदा पुल खरखड़ी का आंदोलन किया। ये छोटे स्तर का मुद्दा है, लेकिन किशनगंज को बदलने का कोई मुद्दा हमको जो आज तक किया है, कोई एक आंदोलन हुआ ही नहीं है। आज हमारे किशनगंज में मारवाड़ी कॉलेज है, आपके करीब में है किशनगंज जिला का, अगर आप ये समझ रहे हैं, ग्रेजुएशन का आपको बहुत सारे जो कोर्स है उनको रोक दिया गया है यहाँ पर कि भाई आखिर नेहरू कॉलेज ऐसे कैसे बर्बाद हो सकता है, और बर्बाद हो ही गया है। और वहां पर देख लीजिए आप, आजाद कॉलेज ठाकुरगंज देख लीजिए, तुलसिया कॉलेज देख लीजिए। अगर सही मायने में समझेंगे आप, तो किशनगंज को बर्बाद करने की नीतियां अपनाई जा रही है पटना में बैठ करके। वरना आपको एक मारवाड़ी कॉलेज है, सारी फैकल्टीज मौजूद नहीं है, एक नेहरू कॉलेज मौजूद है, फैकल्टीज मौजूद नहीं है, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? हमारे बच्चे फिर वही पटना दौड़ रहा है, दिल्ली दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर सारा कुछ होते हुए नहीं ये हो पा रहा है। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हम लोगों ने आंदोलन किया था, और हमारे जो पूर्वज लोग हैं वो बहुत ज्यादा आंदोलन किए थे, तो यहाँ पर स्वीकृति मिली थी, लेकिन काम नहीं हुआ। सब लोग जानते हैं सुरजापुरी बिरादरी से एक आंदोलन होने की जरूरत है जिसमें शिक्षा बर्बाद हो, कोई नहीं करना चाह रहा है। कोई ना कोई किसी ना किसी को तो आगे बनना पड़ेगा। अगर कोई एक आज आगे नहीं बढ़ा, तो याद रखिए आने वाले वक्त में किशनगंज भू माफिया, स्वास्थ्य माफिया, शिक्षा माफिया के नाम से जाना जाएगा ये किशनगंज। तो जैसे कि आपने बोला कि किशनगंज में एएमयू का जो संघर्ष हुआ था, एक बहुत लंबा संघर्ष था और बहुत बड़ा संघर्ष था, लेकिन एएमयू का मुद्दा लोग बार बार उठाते हैं, यहाँ के स्थानीय नेता इस मुद्दा को उठाते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उस स्तर पर इस मुद्दे को लेकर बात नहीं किया जा रहा है, या उस स्तर पर लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं कि एएमयू के बारे में सरकार सोचे, या यहाँ की जनता इसको लेकर और भी इस तरह से आंदोलन करे कि सरकार को यहाँ की जनता की बात को मानना पड़े? तो क्या ऐसा आंदोलन हम फैजान की तरफ से देख सकते हैं? देखिए मेरी बात कड़वी लग सकती है, मैं ये कहना चाहूंगा कुछ लेवल की बातें होनी चाहिए। देख मेरे लेवल के हिसाब से जो मैं बात कर सकता हूँ, मैं इतना ही करना चाहता हूँ। अब ये हमारे सांसद हैं, वो इस पे बात कर ही रहे हैं, और उसमें जो जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो जो कागजी प्रक्रिया है, उसको देख रहे हैं, और उसमें बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आंदोलन की जरूरत पड़ती तो शायद अब तक वो भी आह्वान कर सकते थे कि भाई हम लोगों को, किशनगंज वासियों को एक आंदोलन की जरूरत है। क्या एएमयू के हो जाने से आपके किशनगंज का शिक्षा सिस्टम बदल सकता है? बिल्कुल नहीं बदल सकता है। आप प्राइमरी स्कूल को देखिए, मिडिल स्कूल को देखिए, हाई स्कूल को देखिए। जब आपका बच्चा 10th करेगा ही नहीं, तो एएमयू कैसे पहुंचेगा भाई? आप देखिए 10th में ड्रॉप आउट बच्चों की ये देखिए, आप संख्या देखिए, आपके बच्चे 10th कर रहे हैं, उनके बाद बच्चे गायब हैं आपके यहाँ से। आपके जो किशनगंज के बच्चे हैं, किसी तरीके से 10th करते हैं, उनको फिर सिलाई का काम करने जाना है, गैरेज का काम करने के लिए चले जाना है, और किसी काम में एक बात मैं कहना चाहता हूं, आपकी बातों को उस जवाब दे रहा हूँ कि एएमयू का जो मुद्दा है वो तभी समाज में इसमें आएगा किशनगंज में, कि भाई जब किसान, नौजवान,
मेरी माएँ, बुजुर्ग हैं, जो भी है, बच्चियां, सब लोग जब सड़कों पर आएगी तब सरकार शायद इस मामले में कुछ फैसला करे। अन्यथा ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, इसमें एमपी बन सकता है कोई इंसान कि इस मामले को थोड़ा सा हाईलाइट करके एमपी बना जा सकता है, बस ऐसे ही मुद्दा बन के रह जाएगा, वरना इसके अलावा कोई दूसरा ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत अच्छा जो भी आपने बताया। इसके अलावा फैजान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देखिए, आज हमारे किशनगंज में एक हवाई अड्डा की भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, जरूरी है। इसको लेकर लोग आवाज भी उठा रहे हैं, लोग इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी किए हैं इससे पहले। तो क्या आपको लगता है कि हमारे किशनगंज में हवाई अड्डा का निर्माण होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए भाई, जिसको जो चीज जरूरत है वो होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें आप जो सवाल कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये मैं इसमें कुछ कमेंट कर सकता हूँ। यहाँ सांसद महोदय है, विधायक महोदय है, मेरा ये मानना है कि यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए कोशिश उन लोगों को करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कई दफा बता रहा हूँ कि आप अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड ये पूछेंगे हमको, भाई आप देख लीजिए, यहाँ से किशनगंज से बाहर जाइए, अल्ट्रासाउंड आपको होल एब्डोमेन जो है वो 700 रुपए में आज भी कहीं पर हो रहा है, हमारे किशनगंज में 1200 रुपए में हो रहा है। इसका ये होना चाहिए एक मुद्दा कि भाई आपको सीवी से ब्लड का जांच है, 600 रुपए ले रहा है, 300 रुपए में नॉर्मल हर जगह पे हो रहा है। अच्छा, डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड लिख दिया कि भाई ये जाइए आप आर्ट्स में कर लीजिए, या बोर्जेस में कर लीजिए, या राधिका में जाके कर लीजिए, या सोनू में कर लीजिए, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में अगर लिख दिया अपने कागज में कि आप जाकर के यहाँ अल्ट्रासाउंड कीजिए, अगर उनके अलावा आप वहां दूसरी जगह कर लेते हैं, उनको कमीशन नहीं जाता तो आपको अल्ट्रासाउंड नहीं देखता है। मैं ये देखा हूं कि अगर आपने सेल्फ लिख दिया उसमें तो आपका आज भी 700 रुपए में अल्ट्रासाउंड हो जाता है, लेकिन डॉक्टर अगर उसका डॉक्टर का कागज लगा हुआ है तो 1200 रुपए में। ये डॉक्टर लोगों का इतना बड़ा मनोबल चढ़ चुका है, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। मालूम है क्यों? गरीब लोग इसमें फंसे हुए हैं। ब्लड जांच में हमारे यहाँ सीधा 50% ज्यादा का कमीशन जा रहा है सब लोगों को, कोई नहीं बोलना चाह रहा है। आप अल्ट्रासाउंड में देखिए, 700 रुपए में अल्ट्रासाउंड हो रहा है, हमारे यहाँ 1200 रुपए में। 500 रुपए कहाँ जा रहे हैं भाई? ये जो बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं, ये लोग क्यों अपना कमीशन ले रहे हैं भाई? आप तो फीस ले रहे हैं ना 500 रुपए, और बोलेंगे अच्छा फैजान जी अब आजकल मेडिकल पे बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक क्रांति हो जाए, ऐसे ऐसे डॉक्टर लोगों का इसमें क्लिनिक में ताला लग जाएगा। लेकिन इसके लिए एक मास की जरूरत है, एक पब्लिक की जरूरत है, जनता की जरूरत है। जब जनता अगर सड़कों पर उतरेगी, ये सारा चीज कंट्रोल करना पड़ेगा। सिविल सर्जन खुद सेटल हुए हैं यहाँ पर। किशनगंज का जो सिविल सर्जन है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन पर आरोप लगा रहा हूं कि सेटल हुए लोग हैं, जितने सारे प्रशासन के लोग हैं ये सेटल हुए लोग हैं। आपके हॉस्पिटल में छापा पड़ता है, आपका हॉस्पिटल नॉन रजिस्ट्रेशन हॉस्पिटल है, लेकिन आपका हॉस्पिटल को सील इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि आपके यहाँ हर महीने में 2 लाख रुपया वो देता है ब्लैक मनी के तौर पर। तो आप कैसे बंद करेंगे इन सारे मुद्दों को? क्योंकि जिनसे गरीब का भला हो सके, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये दोनों चीज आप सुधार लेंगे। यहाँ पे आपने ये बोला कि मतलब स्वास्थ्य का मुद्दा को आपने उठाया, तो स्वास्थ्य का मुद्दा आपने उठाया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे किशनगंज में अभी अवैध नर्सिंग होम की अगर हम बात करें तो आए दिन कहीं ना कहीं खुल रहा है, या फिर ऐसे बहुत सारे मरीज या पेशेंट हैं जो मर रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे? मेरा तो पहले एक बयान सुनेंगे कि कुकुर मुत्ता की तरह इतना सारा हॉस्पिटल खुलने का जरूरत क्या है? सदर अस्पताल में पेशेंट जाता है, वहां से जो वहां की नर्स लोग है उन लोगों का भी सेटिंग है, वो लोग क्या कहते हैं नहीं यहाँ पर नहीं होगा, आप लेकर चले जाइए, एम्बुलेंस खड़ा रहता है बाहर, उसके द्वारा भेज दिया जाता है पेशेंट को। सारी चीजें आपके जो स्थानीय विधायक है, सांसद है, उनके सामने भी कई दफा आता है, कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि गरीब सिर्फ वोट देने का लायक है, गरीब सिर्फ वोट देगा। गरीब अपना हक के लिए अगर लड़ाई नहीं लड़ेगा तो आने वाले वक्त में गरीबों को और गरीब बना दिया जाएगा। अब ये बोलेगा कि गरीब की लड़ाई इतने दिन से फैजान क्यों नहीं लड़ रहा है? भाई किसी भी चीज को लड़ने के लिए एक अकेले बंदे की जरूरत नहीं है, उसके साथ साथ और ऐसे बहुत सारे लोगों की जरूरत है जो बदल सके। क्या लगता है आपको कि एक हॉस्पिटल आपका इसे या पूरा सदर अस्पताल पूरा किशनगंज जिला का बीमार लोगों को ठीक कर देगा? नहीं करेगा। बहुत सारे जो डॉक्टर लोग हैं, कितना हॉस्पिटल आपको रजिस्टर्ड नजर आ रहा है? 24 से 25 हॉस्पिटल जो होगा किशनगंज जिला में रजिस्टर्ड है, तो बाकी अवैध है ना? बाकी को क्यों नहीं बंद करते आप? इसलिए बंद नहीं करते हैं क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं से कमीशन आ रहा है। और जितने सारे हमारे पत्रकार महोदय हैं, अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, उन लोगों से भी कहना चाहूंगा मैं कि आप जाइए ऐसे हॉस्पिटल में, जाके देखिए, हर दिन किसी न किसी हॉस्पिटल में पेशेंट मरता है, डेथ होता है। और अगर कुछ पत्रकार भी गए, उन लोगों को भी 50,000 लाख रुपए का ऑफर दे दिया गया। अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि मजबूरी है, मजबूरी है। मेरे जैसा लड़का कहीं पर जाता है और खाली सिर्फ इतना बताता है कि भाई आप जितना पैसा होता है उसका बिल दे दो, बिल नहीं दिया जाता है। एक आज जिला परिषद होने के नाते से हम जाते हैं, उनके बाद धक्का मुक्की कर दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हुए ऐसे प्रशासन से? आप जब मुत्तहिद नहीं होंगे, सिर्फ मार खाएगा किशनगंज का आदमी। और किशनगंज का आदमी जिस दिन मुत्तहिद हो गया तो वो बदल के रख देगा शिक्षा और स्वास्थ्य के मामलों को। अभी हमारे बिहार में जो है एक बाबा आए हुए हैं जिसका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि
जो है बागेश्वर धाम से बहुत ज्यादा फेमस है। तो उसको लेकर हमारे बिहार के ऐसे बहुत सारे नेता है, जब वो आने वाले थे यहाँ पर तो इसको रोकना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि यह एक प्रकार से जो है हिंदू और मुसलमान की राजनीति हो रहा है, या आगे वो ऐसा कर सकते हैं दोनों को आपस में बंटवारे का काम। तो इसमें आपका क्या करना है? वो आ रहे थे, उसका आपको उसका ये भी नहीं करना था, अपोज भी नहीं करना था। बिहार आ रहे हैं, बिहार तो भाई एक हिंदुस्तान का एक हिस्सा है ना, एक राज्य। आ रहे थे, आने देना चाहिए था। अब आपने अपोज भी करके क्या उनका रोक भी नहीं सके। आपने सुनने में आ रहा था कि कोई एक आप कमेटी का गठन किए थे DSS नाम से। जब रोक नहीं सकते तो चैलेंज क्यों कर रहे थे? वो वैसे आते, इतना फेमस भी नहीं करते। तो फेमस करने का काम ये RJD के जो लोग थे क्या? मेरा ये कहना है कि वो यहाँ पर आके हिंदू और मुसलमान का राजनीति कर सकता था, ठीक है। तो आखिर जो लोगों को बांटना का काम कर रहा है वो तो क्या सही है कि गलत है? भाई लोगों को कोई भी बांटने का काम कर रहा है, चाहे वो टोपी पहन के कोई मुसलमान हो या वो अपना ये करके कोई हिंदू के इसमें भेष में हो, जो भी कर रहा है वो गलत है। हिंदुस्तान एक बहुत अच्छा देश है जिसमें हम सारे लोग, सारे धर्म के लोग मिलजुल करके रहते हैं, तो इसमें कोई तो बात होनी नहीं चाहिए। अब धीरेन्द्र शास्त्री, उनका बयान के लिए वो खुद ये है कि भाई वो कैसा बयान देना चाहिए। बिहार तो घूमने के नजरिए से आ रहे थे, आने देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि भाई वो आ रहा है ना, या आकर के कोई ऐसा ये फैलाते सांप्रदायिकता वाली बातें करते, कोई समाज को तोड़ने वाली बात, तब आप उस पर कुछ कर सकते थे। अब वैसे उन पर आप आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो कुछ उन लोगों के चाहने वाले, कुछ आपके चाहने वाले, फिर इसमें टकराव पैदा होता है। इससे समाज का कोई भला नहीं हो रहा है, ये कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए ऐसे मुद्दों को ज्यादा तूल देकर के कोई फायदा नहीं है। फैजान जी, मैं एक मेरा पर्सनल सवाल है, पर्सनल ओपिनियन है, जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता था पहले से, कि अभी तक फैजान किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं हुआ है, तो आने वाले समय में क्या फैजान अहमद जो ठाकुरगंज का जिला पार्षद है, तो क्या आने वाले समय में किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं? पार्टी बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमारे ठाकुरगंज के जितने अवाम है, जो जनता है, मेरे लिए वही पार्टी है। अगर वो जब जैसे जो फैसला लेगी हम उन पे करें हैं। समझ रहे हैं कि मैं पार्टी से भी बचने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई पार्टी से इसलिए नहीं जुड़ रहा हूँ क्योंकि अभी हमें भी बहुत समझना है कौन पार्टियां हैं जो असल में बिहार के हित में काम कर सकती है। सिर्फ आप किशनगंज के हित में देख लेंगे या आप अपने इलाके के इसमें देख लेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर मैं अभी काम करना चाह रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि ठाकुरगंज के जितने अवाम है वो इस पर विश्वास नहीं करती कि पार्टी, अगर उनको लगेगा तो निर्दलीय इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लेंगे, देखा जाएगा। उम्मीद है कि वैसे बहुत सारे पार्टियों से, मेरे जिला परिषद में बहुत सारे पार्टियों से लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, कोई JDU से थे, कोई MIM से थे, लेकिन सबको हमने पछाड़ा है और उम्मीद है आने वाले वक्त में भी वही होगा। जो लोग हमको अगर पसंद करेंगे तो बिना पार्टी देख करके भी वोट करेंगे और पसंद नहीं होगा तो वो अलग ही मसला है। चलिए, एक पर्सनल सवाल और मैं पूछना चाहूंगा कि फैजान अहमद शादी कब कर रहे हैं, या फैजान अहमद की कोई गर्लफ्रेंड है? ये मेरा पर्सनल है, ओपिनियन इसमें नहीं देना चाहूंगा। जब होगा देखा जाएगा। और हम निकाह जो है वो सुन्नत तरीका है और आपने जब पूछ ही लिया है, खास करके ऐसा तो पूछना नहीं चाहिए था, अगर आपने जब पूछ ही लिया, वक्त आएगा तो कर लेंगे इंशाल्लाह। और सब लोग अपने अपने पार्टनर को ढूंढते ही है किसी ना किसी तरीके से। मेरी भी ये कोशिश है कि भाई कोई अच्छा एक लाइफ पार्टनर मिल जाए, इंशाल्लाह कर लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए फैजान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो है अपने कीमती समय को निकालकर जो सीमांचल दर्पण के व्यूअर्स हैं उनके सामने अपने पक्ष को रखा। मुद्दे तो और भी थे बात करने के लिए, लेकिन समय उतना नहीं है। और इंशाल्लाह अगर हम फिर कभी मिले दोबारा, हम लोगों की भेंट हुई तो फिर हम लोग जो है अच्छे से बात करेंगे। और भी किसान के ऐसे बहुत सारे स्थानीय मुद्दे हैं जिसको लेकर हमें और आपको, आप जैसे नेताओं को, जो कि आप जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, खास करके जैसे आपने बोला कि एजुकेशन, आज हमारे किशनगंज और सीमांचल की जो स्थिति है, बदहाली है, वो एजुकेशन नंबर 1 में आता है। तो इन मेन मुद्दों को लेकर राजनीति कर रहे हैं या फिर लोगों को सचेत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो था बस यहीं तक था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।